जी, मुझे तो शीतल की बड़ी फिक्र रहती है। उसका ध्यान तो बस घर के बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही रहता है। उसे कुछ बोलो तो एक नहीं सुनती। मैं तो कहती हूँ इसकी जल्दी शादी वादी करवा दो, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। तुमसे ज़्यादा चिंता है मुझे शीतल की शादी की। कल ही वो रामपुर वाले मौसा जी को फ़ोन भी किया था। बता रहे थे एक लड़का है नज़र में। उनका अपना घर है और लड़का भी अच्छा है। अरे तो फिर बस बात चलाओ ना, एक बार देखे तो सही लड़का और घर बार कैसा है। कौन से लड़की की बात चल रही है यहाँ? तुम्हारी शादी की बात चल रही है बेटी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है तो लड़का तो देखना पड़ेगा ना। उफ़ो, मुझे अभी नहीं करनी शादी वादी। ये तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। बहुत खेल कूद ली तुम। अब घर के काम धाम सीखने की कोशिश करो, समझी? ससुराल जाकर हमारी नाक मत कटवा देना। सब्जी काटनी तो आती नहीं इसको, तो नाक ही कटवाएगी। अरे मैं इसे शादी तक अच्छे से सब सिखा दूंगी। आप तो बस उस लड़के से इसकी शादी के बाद चलवाओ। कुछ दिनों बाद कुणाल और उसकी माँ शीतल को देखने घर आते हैं। कुणाल दिखने में बड़ा ही स्मार्ट होता है। शीतल तो उसे देखती ही रह जाती है। देखो जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस हम चाहते हैं कि लड़की घरेलू हो, घर के सारे कामकाज संभाल ले। अब आपके परिवार में तो बस 3 ही लोग हैं, पर हमारा तो खूब भरा पूरा परिवार है। बाकी हमें लड़की के घूमने फिरने दोस्तों से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। घर का काम करने के बाद जो चाहे सो करे। अरे वाह, ये तो इतने बढ़िया लोग हैं। लड़का भी इतना स्मार्ट है और ऊपर से इन्हें मेरे घूमने फिरने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, तूने तो बिना मांगे ही मुझे सब दे दिया। बताओ जी, और क्या चाहिए हमें? हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है जी। बस फिर तो हंसी खुशी शीतल और कुणाल की शादी हो जाती है। शीतल मन ही मन बड़ी खुश होती है और उसी खुशी के साथ वो अपने ससुराल में कदम रखती है। आओ बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। ये मिलो अपने परिवार से। ये तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारी ननद सुनीता और गीता, सुनीता के पति राजेश और उनके 2 बच्चे राजू और चिंटू। ये ना हमारे साथ यहीं रहते हैं। ये तुम्हारी दादी सास हैं और बाकी लोग अभी बाहर गए हुए हैं। इतने सारे लोग, ये सब यहीं रहते हैं इस घर में? अरे अभी तो मेरे देवर देवरानी और उनके 3 बच्चे यहाँ नहीं है। उसके मायके में भी शादी थी ना, तो बस वहीं गई है। कल तक आ जाएंगे। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? ये सब एक साथ इस घर में कैसे रहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था इनका इतना बड़ा परिवार है। अब समझी कि कोई डिमांड क्यों नहीं की इन्होंने। ये सब चाल चले मेरे साथ। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी माँ जी। अगले दिन शीतल का ससुराल में पहला दिन होता है। शीतल रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाने लगती है। तभी उसके ननद सुनीता आती है। अरे वाह भाभी, आज क्या बना रही हो? बस दीदी, आज वो पहली रसोई है ना, तो खीर बना रही थी। अरे भाभी, ये खीर वे रहने दो। घर में 4 लोगों को शुगर है और कुछ लोग मीठा ही नहीं खाते। आप ना सीधा खाना ही बना दो। क्या फ़र्क पड़ता है, मीठा बने या नमकीन? बस बहू के हाथ की पहली रसोई होनी चाहिए ना। जी दीदी, तो फिर मैं खाना ही बना देती हूँ। आप बता दो खाने में क्या बनेगा? बस सिंपल सी कोई सब्जी बना दो, जैसे आलू गोभी या आलू मटर, और उसके साथ रोटियाँ सेक दो। हमारे परिवार में अब तुम्हें मिलाकर पूरे 20 लोग हो गए हैं। 15 बड़े और 5 बच्चे। बड़ों की 6-6 और बच्चों की 2-2 के हिसाब से रोटी बना देना। चलो मैं चलती हूँ, सब देख लेना। हाँ, बड़ों की 6-6 रोटी मतलब कि 15 लोगों की 90 रोटियाँ, और बच्चों की 2-2 रोटी मतलब 5 बच्चों की 10 रोटियाँ। 90 और 10 मतलब कुल मिलाकर 100 रोटियाँ। हाय, मैं तो मर गई। 100 रोटी अकेले कैसे बनाऊंगी? माँ, ये तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी? शादी से पहले तो मैंने कभी 4 रोटी से ज़्यादा नहीं बनाई। शीतल एक बड़ी सी परात में 100 लोगों के हिसाब से आटा निकालती है और उसे गूंथना शुरू करती है। आटा गूंथते गूंथते शीतल के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद बारी आने की, शीतल एक एक करके रोटी बनाना शुरू करती है और 10 रोटी बनाते ही अपनी कमर पकड़ लेती है। हाय, मैं मर गई। मेरी कमर टूट गई खड़े खड़े, और ऊपर से इतनी गर्मी। मैं 100 रोटियां कैसे बनाऊंगी? अरे भाभी, सब बाहर रोटियों का इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी जल्दी रोटी सेक दो। सब
बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं, हो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को जूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बनाकर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं मिशन सक्सेसफुल। एक रोज शाम के वक्त हिना अपनी माँ के साथ बैठी हुई होती है। तभी वो अपने फोन में अपनी माँ को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, ये लड़की कितनी मॉडर्न एंड टॉल है, ये मेरे भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी। तभी उस घर की बड़ी बहू मानसी वहां आती है। चलिए माँ जी, हिना दीदी खाना लग गया है। बहू यहाँ तो आ, ये देख हम तेरे देवर के लिए रिश्ता.com की साइट पे लड़की ढूंढ रहे हैं जो कि सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। अब तेरे गरीब मायके वालों ने दहेज के नाम पर 1-2 चीज पकड़ा दी बस, इसलिए अब मैं अपनी छोटी बहू अमीर खानदान की लाऊंगी जो कि भर भर कर दहेज लाए। हाँ, वो अपनी बड़ी बहू को ताने दे ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा हितांश एक मॉडर्न लड़की के साथ घर आता है। उन दोनों के गले में वरमाला डली हुई थी। हितांश बेटा, ये लड़की कौन है? माँ ये जूली है। तुम दोनों ने शादी कर ली? मैं नहीं मानती इस शादी को। हाँ तो किसे फर्क पड़ता है आपके मानने या ना मानने से? वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं जानती हूँ, जरूर इस डायन ने ही तुझे भड़काया होगा। मैं इस डायन को हरगिज अपनी बहू नहीं मानूंगी। भले ही आप ना मानो, लेकिन लीगली तौर पर मैं ही तो हूँ आपकी बहू। इसलिए अब जल्दी से जाइए और आरती की थाली लाकर मेरा गृह प्रवेश कीजिए। सास बेमन से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। जूली हितांश के साथ अपने कमरे में चली जाती है। हे राम, माँ अपनी इस नई छैल छबीली के तेवर देखे, इसके तो रंग ढंग ही अलग है, बड़ा ही घमंड है इसमें। तू चिंता मत कर बेटी, कल इसका ससुराल में पहला दिन है, तुम देखना अगर मैंने भी इसका घमंड चूर चूर नहीं किया तो। अगले दिन सुबह हितांश के पिता यानी जूली के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, विमला देखो तो सुबह के 10 बजने को हैं और ये नई बहू अभी तक अपने कमरे में सोई पड़ी है और आज इसका रसोई में पहला दिन है और ये अभी तक अपने कमरे में है। तुम रुको जी, अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, अरे ओ नई बहू। कुछ देर बाद जूली वहां आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह इस घर को मच्छी बाजार बनाकर रखा है? छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? हितांश, हितांश जरा बाहर आना तो। अब क्या हुआ जूली डार्लिंग? तुम चुपचाप से अपने बाप को समझा लो कि वो मुझसे तमीज में रहकर बात किया करे। पिताजी, आपने सुना जूली ने क्या कहा? नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है क्या तुझे कि तू अपनी बीवी का जोरू का गुलाम बन जाए? बस आपसे ही सीखा है पिताजी। जूली की सास खाने की लिस्ट नई बहू के हाथ में देती है और कहती है, ये ले, ये तेरी पहली रसोई की लिस्ट है, आज तुझे ये सब खाना हम सबके लिए बनाना है। और हाँ, उसके बाद किचन की साफ सफाई भी कर देना। सासू माँ, ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही सफाई करूंगी। बहू आई है घर में, कोई काम वाली बाई नहीं जो उसे आते ही काम बता दिए। भले ही ससुराल में मेरा पहला दिन हो, लेकिन इस पहले दिन से अब आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननद जी, पहले तो आप इस घर की साफ सफाई करोगी और सासू माँ आप बनाएंगी खाना, और वो भी मेरी पसंद का। मैं ये सब नहीं करूंगी, समझी? देवरानी जी, ये सब क्या कह रही हैं आप? हम इस घर की बहू हैं और ससुराल वालों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जेठानी जी, इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काहे का फर्ज? इनके साथ तो यही होना चाहिए। बड़ी जुबान चलती है तेरी, मैं तो तुझे छत से धक्का ही दे दूंगी, फिर तू भूतनी बनकर भटकती रहना। और ये हो गई आपकी कही बातों की सारी रिकॉर्डिंग। अब अगर सासू माँ आप बहू, तुमने सब्जी में अजवाइन क्यों डाल दिया?
तुम जानती हो ना, मुझे इससे एलर्जी होती है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं था। निधि जल्दी से जाकर मम्मी के लिए पानी लेकर आओ। पानी से नहीं बल्कि शहद से दूर हो जाएगी। 1 मिनट रुकिए। अंजलि दौड़ कर जाती है और शहद लेकर आती है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? बस ऐसे ही। आंटी जी ये लीजिए, जल्दी से 1 चम्मच शहद खा लीजिए। अब देखिए थोड़ी देर में आप ठीक हो जाएंगी। तुमने तो एक बार फिर से मम्मी जी की जान बचा ली अंजलि, वरना मैंने तो आज बहुत बड़ी गलती कर दी थी। थैंक यू अंजलि बेटा, तुम तो वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो, सबकी मदद भी करती हो और तुम्हें तो कितनी अच्छी नॉलेज है कि एलर्जी होने पर क्या खाना चाहिए। वाकई में तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो अंजलि, थैंक यू सो मच। कुछ दिनों के बाद, भाभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरी एक फाइल है, जरा आप उठाकर रख देना, मैं शाम को आकर आपसे वापस मांग लूंगा। और जरा ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है अमित, मैं आपकी फाइल अच्छे से संभाल कर रखूंगी। अमित के जाने के बाद, देखो अंजलि, ये अमित के ऑफिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मैं जानबूझकर इसे कहीं पर छिपा दूंगी और तुम्हें बता दूंगी कि ये फाइल कहाँ रखी है। बस जैसे ही वो मुझसे फाइल ढूंढने के लिए कहेगा, तुम फाइल झटपट ढूंढ कर ले आना और उसे दे देना। वाह दीदी, मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए आप कितनी मेहनत कर रही हैं। शाम के वक्त, भाभी मैंने आपको एक फाइल संभाल कर रखने को दी थी, प्लीज जरा वापस दे दीजिए ना, मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है। निधि उस फाइल को ढूंढने का नाटक करती है। क्या करूं देवर जी, आपकी फाइल मिल नहीं रही मुझे। अरे भाभी ये आप क्या कह रही हैं? अगर वो फाइल नहीं मिली तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अमित ये रही तुम्हारी फाइल, दीदी ने ऐसी ही बैठक में छोड़ दी थी और वो काम करने वाली आती है ना, वो इसे उठाकर डस्टबिन में डालने वाली थी, लेकिन सुबह मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी तो संभाल कर रख दिया। अंजलि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुम जानती नहीं तुमने मेरे लिए आज क्या किया है। अगर ये फाइल खो जाती ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। देवर जी, मैं तो आपसे पहले से कह रही थी, मेरी बहन अंजलि बहुत अच्छी है। वाकई में बहुत समझदार और इंटेलिजेंट लड़की हो तुम, हमारे फैमिली के लिए कितना कुछ कर रही हो। पहले मम्मी को बचा लिया और आज मेरी फाइल। अगले दिन, मुझे लगता है कि अमित भी अंजलि को धीरे धीरे पसंद करने लगा है। तुमने फिर से वही कहानी कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना, अंजलि की शादी अमित से हम नहीं करवाना चाहते। देखो बेटा, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं अमित के लिए किसी दूसरे घर की लड़की लाना चाहती हूँ, बहू बनाकर नहीं लानी। मम्मी जी, मेरी बहन ने आपके लिए इतना कुछ किया और फिर भी आप उसके साथ ऐसा कर रही हैं। तुम गलत समझ रही हो निधि, ये बात तो हम लोगों ने तुम्हें पहले ही कह दी थी। तुम्हारी कोशिशें बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला निधि। तुम्हारे सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे ससुराल वाले मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। लगता है अब एक आखिरी खेल खेलना पड़ेगा और देखना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मजबूरी में मेरी सास को अमित के साथ तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। लेकिन दीदी अब आप क्या करने वाली हैं? कल रात को जब अमित ऑफिस से देर से लौटेगा तो उसके खाने में बेहोशी की दवा डाल दूंगी। तुम चुपचाप उसके कमरे में उसके बेड पर जाकर लेट जाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी का सारा काम मैं संभाल लूंगी। निधि और अंजलि मिलकर अमित को फंसाने का प्लान बनाते हैं। दोनों अमित के खाने में बेहोशी की दवाई डाल देते हैं। भाभी बड़े जोरों की भूख लगी है। दीदी तो सो गई है, आपके लिए खाना मैं लगा देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे रात काफी हो गई है, तुम सोई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सोचा तुम ऑफिस से लौट कर आओगी, खाना कौन देगा, बस इसीलिए। तुम कितनी अच्छी हो अंजलि, सबका कितना ख्याल रखती हो। थोड़ी देर के बाद खाना खाकर अमित गहरे अंजलि उसके पास जाकर लेट जाती है। अगली सुबह, मम्मी जी ये देखिए, अमित मेरी बहन अंजलि से कितना प्यार करता है और कल रात को तो उन दोनों हमारे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम देखो, अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना तो जो भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पूरी की पूरी वापस ले ही लूंगा और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी लूंगा। अरे मेरी आधी प्रॉपर्टी भला क्यों लेंगे आप? इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आधी जायदाद पर ही पड़ी है। अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना।
और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर रखे तो? तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, और जो मैंने तुम्हें दिया है ना, उसमें से बस मैं आधा लेकर जाऊंगा। अरे लेकिन अब आप अपनी दी हुई प्रॉपर्टी में से आधी वापस क्यों लेकर जाएंगे? अगर मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर रखने को तैयार हूं तो? इसलिए ताकि भविष्य में अगर तुम मेरी बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पति का हो। वैसे मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने पति की कोई निशानी तो उसके पास होनी चाहिए ना। अब अगर तुमने मेरी बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी कानी ही मिलेगी, पूरी नहीं। जमाए राजा। किशोरी लाल और राघव समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और अब उनके पास वहां से निकलने का कोई चारा नहीं है। अब समझ में आया ना, लालच बुरी बला होती है। एक तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, ऊपर से बीवी मिली, उसमें तुम्हें नखरे भी दिखाने हैं। आए बड़े, चुपचाप बैठो दोनों। कुछ दिनों के बाद नैना राघव की कार लेकर बाजार घूमने निकलती है और जब कार लेकर वापस आती है, ये क्या? एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है। लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया है। अरे अरे, कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू। वो क्या है ना पापा जी, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी। मुझे तो सिर्फ आधा ही दिखाई दिया और वो गाड़ी मेरी कार से रगड़ते हुए निकल गई। अब मैं क्या करूं बताओ? आप इसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा? तुम्हारे पापा? तुमने मुझसे इस तरह से बात की? अभी रुको। नैना राघव की शिकायत ओम प्रकाश को कर देती है। देखो राघव, अब जो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी ना, उसमें से आधी और मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डांटा। अरे नहीं नहीं पापा जी, गलती हो गई, माफ कर दो। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अगली बार मेरी बेटी को डांटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाऊंगा। लालच के चक्कर में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। एक तो तुम्हें कानी बहू मिली और ऊपर से जो माल मिला वो भी काना। इस तरह राघव की हर एक गलती पर ओम प्रकाश उसकी प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया और राघव को कानी बीवी से काम चलाना पड़ा। भाई लालच वाकई में बुरी बला है। पिंकी बेटा, इधर आओ। देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है? डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी जी, मैंने सोचा मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती तो अपने मम्मी पापा से बात कब करती। बहुत अच्छा किया। अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आराम से बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। शाम का वक्त जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, 3-4 लोग हाथों में खाने के बहुत सारे पैकेट लेकर उमा जी के घर पहुंच गए। अरे भाई, कौन है आप लोग? लगता है गलत पते पर आ गए। नहीं नहीं माँ जी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे यहाँ तो 2 ही मेहमान आए हैं। आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है इसमें 50 लोगों का खाना है। माँ जी, आपने सही समझा, खाना तो इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोगों का मिला है। अरे लेकिन इतना सारा खाना? कहीं मेरी बहू ने अपनी गप मारने की आदत के चलते ऐसा तो नहीं कर दिया? ये खाना आप रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा, वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज देकर वहां बुलाती है। जैसे ही पिंकी वहां आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था, मम्मी पापा आए ये हैं बात तो सही मैं है खाना बेटा, लेकिन 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना? अरे मम्मी जी, कुछ कम पड़ जाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। तभी पिंकी के मम्मी और पापा वहाँ पर आते हैं। अरे बेटा, एक्स्ट्रा खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा, तुम्हारी गप मारने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है।
तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकना भी गलत है ना। पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे, और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा। आप लोग ठीक कहते हैं। मैं आज के बाद अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी और अब से गप थोड़ी कम मारा करूंगी। बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को जूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बनाकर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल। एक रोज शाम के वक्त हिना अपनी माँ के साथ बैठी हुई होती है। तभी वो अपने फोन में अपनी माँ को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, ये लड़की कितनी मॉडर्न एंड टॉल है, ये मेरे भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी। तभी उस घर की बड़ी बहू मानसी वहां आती है। चलिए माँ जी, हिना दीदी खाना लग गया है। बहू यहाँ तो आ, ये देख हम तेरे देवर के लिए रिश्ता.com की साइट पे लड़की ढूंढ रहे हैं, जो कि सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। अब तेरे गरीब मायके वालों ने दहेज के नाम पर 1-2 चीज पकड़ा दी बस, इसलिए अब मैं अपनी छोटी बहू अमीर खानदान की लाऊंगी, जो कि भर भर कर दहेज लाए। हाँ, वो अपनी बड़ी बहू को ताने दे ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा हितांश एक मॉडर्न लड़की के साथ घर आता है। उन दोनों के गले में वरमाला डली हुई थी। हितांश बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये जूली है और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? मैं नहीं मानती इस शादी को। हाँ तो किसे फर्क पड़ता है आपके मानने या ना मानने से? वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं जानती हूँ, जरूर इस डायन ने ही तुझे भड़काया होगा। मैं इस डायन को हरगिज अपनी बहू नहीं मानूंगी। भले ही आप ना मानो, लेकिन लीगली तौर पर मैं ही तो हूँ आपकी बहू। इसलिए अब जल्दी से जाइए और आरती की थाली लाकर मेरा गृह प्रवेश कीजिए। सास बेमन से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। जूली हितांश के साथ अपने कमरे में चली जाती है। हे राम, माँ अपनी इस नई छैल छबीली के तेवर देखे, इसके तो रंग ढंग ही अलग है, बड़ा ही घमंड है इसमें। तू चिंता मत कर बेटी, कल इसका ससुराल में पहला दिन है, तुम देखना अगर मैंने भी इसका घमंड चूर चूर नहीं किया तो। अगले दिन सुबह हितांश के पिता यानी जूली के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, विमला देखो तो, सुबह के 10 बजने को हैं और ये नई बहू अभी तक अपने कमरे में सोई पड़ी है, और आज इसका रसोई में पहला दिन है और ये अभी तक अपने कमरे में है। तुम रुको जी, अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, अरे ओ नई बहू। कुछ देर बाद जूली वहां आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह इस घर को मच्छी बाजार बनाकर रखा है? छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? हितांश, हितांश जरा बाहर आना तो। अब क्या हुआ जूली डार्लिंग? तुम चुपचाप से अपने बाप को समझा लो कि वो मुझसे तमीज में रहकर बात किया करे। पिताजी, आपने सुना जूली ने क्या कहा? नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है क्या तुझे कि तू अपनी बीवी का जोरू का गुलाम बन जाए? बस आपसे ही सीखा है पिताजी। जूली की सास खाने की लिस्ट नई बहू के हाथ में देती है और कहती है, ये ले, ये तेरी पहली रसोई की लिस्ट है। आज तुझे ये सब खाना हम सबके लिए बनाना है। और हाँ, उसके बाद किचन की साफ सफाई भी कर देना। सासू माँ, ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही सफाई करूंगी। बहू आई है घर में, कोई काम वाली बाई नहीं जो उसे आते ही काम बता दिए। भले ही ससुराल में मेरा पहला दिन हो, लेकिन इस पहले दिन से अब आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननद जी, पहले तो आप इस घर की साफ सफाई करोगी और सासू माँ आप बनाएंगी खाना, और वो भी मेरी पसंद का। मैं ये सब नहीं करूंगी, समझी?
देवरानी जी, ये सब क्या कह रही हैं आप? हम इस घर की बहू हैं और ससुराल वालों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जेठानी जी, इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काहे का फर्ज? इनके साथ तो यही होना चाहिए। बड़ी जुबान चलती है तेरी, मैं तो तुझे छत से धक्का ही दे दूंगी, फिर तू भूतनी बनकर भटकती रहना। और ये हो गई आपकी कही बातों की सारी रिकॉर्डिंग। अब अगर सासू माँ आप नीलम से कहता है, नीलम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अमर, मैं एक विधवा हूँ और मेरा 4 साल का एक बच्चा भी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे विधवा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम एक अच्छी इंसान लगी और इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन मुझे मेरी फैमिली से इस बात की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। कुछ दिनों के बाद अमर नीलम के घर पहुंचता है। नमस्ते आंटी जी, मैं अमर हूँ। मैं आपकी बहू नीलम से शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो पहले से पता था। पहले तूने विधवा वाला सफेद रंग छोड़कर ये रंग बिरंगी कपड़े पहनने शुरू किए और अब तेरा चक्कर भी चल रहा है। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर कौन है ये लड़का? और यहाँ हमारे घर तेरे साथ शादी करने की बात करने क्यों आया है? आप नीलम को गलत समझ रही हैं। मैं नीलम को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। चले जाओ हमारे घर से। हमारे यहाँ पर विधवा बहुओं की शादियां नहीं करवाई जाती। समझ में आई बात? अमर वहां से चला जाता है और नीलम की सास उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। कुछ दिनों के बाद पड़ोस में एक शादी होती है। वहां पर सारी औरतें तैयार होकर आती हैं। नीलम की सास भी उसे वहां पर चलने के लिए कहती है। नीलम सफेद रंग के कपड़े पहनकर अपनी सास के साथ वहां पर जाती है, क्योंकि ऐसा उसकी सास ने कहा था। पर सारी औरतें काफी सुंदर तैयार होकर आई थी। देखो तो मेरी साड़ी का कलर कितना सुंदर है, तुम्हें पसंद आया? और ये देखो मेरे कंगन, पिछले महीने ही दिलवाए थे मेरे पति ने। कितना अच्छा डिजाइन है ना? अरे तुम्हारी मेहंदी तो दिखाओ, रंग तो बहुत सुंदर आया है। लगता है तुम्हारा पति बहुत प्यार करता है तुमसे। और नहीं तो क्या। और वैसे भी ना, मुझे मेहंदी का ये लाल रंग बहुत पसंद है। अरे जरा उधर तो देखो, ये नीलम वहां पर क्या कर रही है? हम सबके बीच में विधवा का क्या काम? अरे इसका यहाँ होना तो मनहूसियत है। इसकी सास को इतना भी नहीं पता कि इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ऐसे सफेद कपड़े पहनकर बैठी हुई है, दूर से पता चल रहा है कि उसका पति मर गया। नीलम की सास ये सारी बातें सुन लेती है और फिर अपनी बहू के उदास चेहरे की तरफ देखती है। नीलम की सास को इस बात का एहसास होता है कि उसने अपनी बहू के साथ अच्छा नहीं किया। घर आने के बाद, नीलम, जरा मेरे पास आना बेटा। क्या हुआ मम्मी जी? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? लो बेटा, बहुत सुंदर सुंदर और रंगीन साड़ियां हैं। ये सब तुम्हारे लिए। और सुनो, वो जो लड़का उस दिन घर आया था ना, क्या नाम था उसका? अमर। उसे कहना कि वो मुझसे आकर मिले। लेकिन अचानक क्या हुआ मम्मी जी? सब ठीक तो है ना? आप ये कपड़े मुझे क्यों दे रही हैं? और अमर से क्या काम है? बेटा, मेरे बेटे की मौत के बाद भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, नौकरी करती हो, पैसे कमाती हो। आज जब उस शादी में मैंने दूसरे लोगों की बातें सुनी, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि विधवा होने के बाद भी तुम्हें जीने का अधिकार है। मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, जो चला गया वो चला गया, लेकिन आज के बाद तुम रंगीन कपड़े पहनोगी, खुश होकर रहोगी। और हाँ, मैं खुद तुम्हारी शादी अमर के साथ करवाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं तो आपके कहने पर सफेद कपड़े पहनकर शादी में गई थी। वही तो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा कि विधवा होने के बाद एक लड़की को सिर्फ सफेद कपड़े पहनने चाहिए। अगर तुम ससुराल में रहकर अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हो, तो फिर अपनी जिंदगी में सारी खुशियों पर भी तुम्हारा अधिकार है। नाचने वाली से शादी। दिनेश एक बार अपने दोस्त अमर की शादी में उसके गांव गया। दिनेश और उसके दोस्त शादी में जमकर मजे कर रहे थे।
अमर की शादी में एक नाचने वाली लड़की भी आई थी जिसका नाम था अमृता। उसका नाच देखकर वो लड़की दिनेश को बहुत पसंद आ जाती है। जब वो लड़की शादी में डांस करके वहां से जाने लगती है तो दिनेश उसके पास जाता है। देखो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। तुम्हारे पास पहनने को कपड़े नहीं का? लगता है बहुत गरीब हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पुरानी साड़ी दे दूंगी। हाँ, पागल हो गई है क्या? ये आजकल का फैशन है, फैशन। सौम्या जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, अरे देखो बेचारी कितनी गरीब है, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। लो, ये 10 रुपए रख लो। हाँ, कोई बात नहीं। अरे मैं कोई भिखारी थोड़ी ना हूँ। कितने अजीब लोग हैं यहाँ के, इनको फैशन का मतलब भी नहीं पता। थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ बच्चे सौम्या को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों हंस रहे हो ऐसे? आंटी आप बहुरूपिया है ना? हाँ? बहुरूपिया क्या होता है? आंटी वही जो अजीब अजीब कपड़े और लोगों से पैसे मांगता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूँ। लेकिन आपकी हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। अरे बच्चों, ये तो कोई पागल औरत लगती है। देखो, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। हे भगवान, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। इस शहर के लोग बड़े अजीब हैं। मेरे फैशन को न जाने क्या समझ बैठे हैं। फिर सौम्या अपने घर लौट आती है और जोर जोर से रोने लगती है। सौम्या को इस तरह रोता देखकर अजित को कुछ समझ नहीं आता। अरे क्या हुआ सौम्या, तुम इतना क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? शहर के लोग पूरे पागल हैं। देखकर न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। तभी अजीत और सौम्या को घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। बाहर जाकर देखते हैं तो 2-3 औरतें वहां पर खड़ी हुई थी। कौन है आप लोग और क्या हुआ? अरे आपके घर में एक औरत रहती है ना, फटे हुए कपड़े पहनकर घूमती है। हम उसे ले जाने आए हैं। कहाँ ले जाने आए हैं? अरे पागल खाने या फिर महिला सुधार गृह में छोड़ देंगे? लेकिन क्यों? हम उस बेचारी की मदद करना चाहते हैं। उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्यों भाई साहब? क्योंकि वो कोई पागल औरत नहीं, मेरी छोटे कपड़ों वाली बीवी है और उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, बस कपड़े थोड़े कम है।